आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो घूम रहा है जो सिहरन पैदा कर देता है। एक लड़की रो रो कर कह रही है, मेरे पिता को गोली मारनी ही थी तो कहीं और मार देता, सर पर क्यों मारी। इस लड़की के पिता की हत्या हो चुकी है। इस शो को कई पिता देख रहे होंगे। जिस वक्त किसी पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी को लेकर किसी ने भद्दी बात कही, किसी ने उस पर यौन टिप्पणी की है या गलत तरीके से छुआ है, ऐसे में वो पिता क्या करेगा? क्या करेंगे आप जो आपके घर की बेटियों पर कोई हाथ डालेगा? इस विचलित कर देने वाले सवाल से ये शो हम आज का शुरू करेंगे। आज से करीब 2.5 साल पहले की बात है। एक पिता ने एक आदमी के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज करवाया था। शिकायत में कहा था कि आरोपी आदमी ने उनके घर की बेटी का शोषण किया था। करीब 1 महीने तक आरोपी जेल में रहा, फिर जमानत पर बाहर आ गया। तब से लेकर अब तक आरोपी के परिवार और पीड़ित परिवार के बीच तनाव बना हुआ था। बोलचाल बंद थी, दुश्मनी थी। 1 मार्च 2021 को दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, जिसका नतीजा ये रहा कि यौन शोषण के आरोपी ने केस करने वाले आदमी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और ये केस सरकार पर भी तीखे सवाल खड़े कर रहा है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के एक गांव का। क्या है पूरा केस? कौन है यौन शोषण और हत्या का आरोपी? क्या है उसका पॉलिटिकल कनेक्शन? मामला सामने आने के बाद अब किस तरह की राजनीति हो रही है, सब पर डिटेल में बात होगी आज की बड़ी खबर में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश को लेकर भी हम तसल्ली से बात करेंगे। दरअसल हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने रेप के एक मामले की सुनवाई के दौरान रेप के आरोपी से पूछा कि क्या वो पीड़ित लड़की से शादी करने को तैयार है। कोर्ट के इस सवाल के बाद कई तरह की बातें हो रही हैं। क्या है रेप का ये मामला? इस तरह के निर्देश पहले भी हमारे यहाँ की अदालतें यदाकदा देती रही हैं। उन सब के बारे में भी बताएंगे डिटेल में आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। सीधे बढ़ते हैं हमारी पहली बड़ी खबर की तरफ, यानी हाथरस वाले केस की तरफ। घटना हाथरस के सासनी इलाके के एक गांव की है। 1 मार्च 2021 यानी सोमवार का दिन था। शाम के वक्त एक आदमी अपने खेतों में आलू की खुदाई कर रहा था। तभी कुछ लोग वहां आए और फायरिंग कर दी। खेत में काम कर रहा आदमी बुरी तरह घायल हो गया। उसके परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना दी गई और केस की छानबीन शुरू हुई। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर गौरव शर्मा, रोहिताश शर्मा, निखिल शर्मा, ललित शर्मा के अलावा 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। इनमें से एक आरोपी, जिसका नाम ललित शर्मा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी फरार हैं। इन्हें खोजने के लिए पुलिस ने टीम बना दी है और छानबीन चल रही है। घटना का मुख्य आरोपी गौरव शर्मा है। कहीं कहीं पर उसका नाम गौरव सोंगरा लिखा हुआ भी मिल रहा है। हमने इस पर आज तक से जुड़े पत्रकार राजेश सिंघल से बात की तो उन्होंने बताया कि असली नाम गौरव शर्मा है, लेकिन वो अपना नाम कुछ जगहों पर गौरव सोंगरा लिखता है। इस आरोपी का समाजवादी पार्टी से भी कनेक्शन होने की बात सामने आ रही है। उस मुद्दे पर बाद में पहुंचेंगे। पहले जान लेते हैं कि घटना की शुरुआत कहां से हुई। मामला शुरू होता है करीब 2.5 साल पहले, जुलाई 2018 में, जब पीड़ित परिवार ने गौरव शर्मा के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज कराया था। गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन करीब 1 महीने बाद कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था। पीड़ित परिवार की वो लड़की जो कथित तौर पर यौन शोषण की शिकार हुई थी, उसने पिता की मौत के बाद मीडिया को बताया 2018 में उसके यानी गौरव के ऊपर यौन शोषण का केस हुआ था। जब वो बाहर आया तो धमकी देने लगा, केस वापस लेने को कहने लगा। पापा ने मना कर दिया। 1 मार्च 2021 को मैं और मेरी बहन मंदिर गए थे। वहाँ इसकी मौसी, इसकी पत्नी, इसकी मौसी का लड़का और गोद में इसकी बेटी थी। तो वो लोग हमें वहाँ मिले। उन लोगों ने हम पर कमेंट करना शुरू कर दिया। फिर हम लोग वहाँ से अपने खेत आ गए। वहाँ पापा आलू की खुदाई कर रहे थे। वहाँ पर भी इन लोगों ने फिर से कमेंट करना शुरू कर दिया। तब मैंने वहाँ इसे जवाब दिया। उसकी यानी गौरव की मौसी और पत्नी ने फिर मेरे से बदतमीजी की। फिर उसके बाद पापा आ गए। पापा ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। ये लोग चले गए धमकी देते हुए। 2-3 घंटे के बाद वो आया, गाड़ी दूर खड़ी की, 4-5 लोग उसमें से निकले, फिर मेरे पापा को गोली मारी। मैं और मम्मी उस वक्त पापा को खाना देने गए थे। हमारे सामने ही उसे गोली मारी। हमें वो केस वापस लेने की धमकी दे रहा था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। वो धमकी देता था कि हम केस वापस ले लें, नहीं तो वो मार देगा। वो आतंकवादी है, समाजवादी पार्टी से संबंध रखता है।
हाथरस पुलिस के पीआरओ सेल की तरफ से भी इस मामले में एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें पुलिस ने बताया कि 1 मार्च को गौरव शर्मा की पत्नी और मौसी गांव के मंदिर गई थी। तब मृतक आदमी की दोनों बेटियां भी वहां मौजूद थीं। उसी दौरान इन महिलाओं के बीच कहासुनी हुई। इस लड़ाई में बाद में गौरव और मृतक आदमी भी आमने सामने आ गए। दोनों के बीच भी जमकर झगड़ा हुआ। फिर गौरव ने अपने कुछ साथियों को बुलाया और हत्या की घटना को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने इस केस के सिलसिले में 1 मार्च की रात मीडिया से बात की थी, जहां उन्होंने बताया कि जैसे ही 50 बरस के एक आदमी की हत्या की खबर पुलिस को मिली, सासनी थाने के एसएचओ अपनी टीम को लेकर तुरंत मौके पर पहुंचे। बाकी पुलिस अधिकारी भी गए और छानबीन के दौरान पता चला कि गौरव शर्मा पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। पुलिस अधीक्षक ने आगे क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उसके अनुसार जो मृतक हैं उनके द्वारा जो मुख्य अभियुक्त गौरव शर्मा है, उसके विरुद्ध आज से 2.5 साल पूर्व जुलाई 2018 में एक छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिस मुकदमे में जुलाई 2018 में आरोपी गौरव शर्मा जेल भी गया था और करीब 1 माह बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद से ही इन दोनों परिवार में लगातार मनमुटाव चल रहा था। आज की घटना इस प्रकार है, जो ये मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा, उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूद थीं। इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी गौरव शर्मा तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर गौरव शर्मा ने अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया, जिससे गोली लगने से मृतक गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है और हम अथक प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इन्हें गिरफ्तार करके इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 2 मार्च को अलीगढ़ रेंज आईजी पीयूष मोडिया ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं और पूरी कोशिश हो रही है कि आरोपी जल्द से जल्द पकड़ाई आए। आईजी ने आगे क्या कहा, सुनिए। कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और पाया कि गांव नौजरपुर के बाहर एक खेत में जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है, उनकी आलू के खेत में डेड बॉडी पड़ी है। गौरव उर्फ गोलू नाम के व्यक्ति ने, जो कि गांव सोंगरा का रहने वाला है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक 2.5-3 साल पुराने विवाद के चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और कल रात्रि ही में अन्य सारी विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई। मेरे द्वारा, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर मुआयना करके परिवार के लोगों के साथ में जो है घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। पुलिस द्वारा बहुत सारी टीमें गठित की गई। 4 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में तुरंत रवाना की गई और नामजद जो 4 अभियुक्त हैं, उनमें से एक अभियुक्त की रात्रि में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी शीघ्र कर ली जाएगी और पुलिस ने जो है परिवार को समस्त जो है सुरक्षा मुहैया कराई है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इन सब के अलावा सोशल मीडिया पर मृतक व्यक्ति की बेटी का एक और वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बुरी तरह से रोते हुए दिख रही है। वो चीख चीख कर बता रही है कि कैसे गौरव ने उसके पिता को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वो वीडियो ऐसा है कि जो भी देख रहा है रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। खैर, इस मामले में गनीमत यह रही कि पुलिस ने तुरंत पीड़ित पक्ष की बात सुनी और 6 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की करीब 5 धाराओं के तहत केस दर्ज किया। एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, जिससे पता चला है कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 147 यानी उपद्रव, सेक्शन 148 यानी खतरनाक हथियार से हमला करना, सेक्शन 149 यानी किसी जनसमूह के सदस्य द्वारा किए गए अपराध में उस समूह में मौजूद सभी सदस्यों का आरोपी होना,
सेक्शन 302 यानी हत्या और 506 यानी धमकी देने के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मामले में कड़े एक्शन लेने का आदेश दिया है। सीएम ने निर्देश दिया है कि सभी आरोपियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाए। ये वो एक्ट है जो सरकार को यह अधिकार देता है कि अगर अधिकारी इस बात से सहमत हो कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है या फिर वो पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ सकता है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। शो की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि गौरव शर्मा के सपा कनेक्शन को लेकर भी बातें हो रही हैं। पीड़ित परिवार की लड़की ने भी ये आरोप लगाए हैं कि गौरव समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है और बीजेपी के कुछ नेता भी इस बात को उठा रहे हैं। बीजेपी एमपी सुब्रत पाठक ने आरोप लगाया कि गौरव सपा का लोकल नेता है और ये पार्टी गुंडों की पार्टी है। क्या कहा सुब्रत पाठक ने, सुनिए। कल जिस प्रकार से हाथरस में एक घटना घटी है और एक गरीब ब्राह्मण बेटी के पिताजी की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है और हत्या करने का कारण सिर्फ ये है कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसमें 2 साल पहले मुकदमा भी लिखा गया था, इसको जेल भी भेजा गया था। लगातार उस परिवार के ऊपर दबाव बना करके मुकदमा वापस लो, मुकदमा वापस न लेने पर कल उस लड़की के पिता की हत्या इस समाजवादी नेता के द्वारा कर दी गई है। गौरव नाम का यह नेता है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सदन में कहा था कि लाल टोपी की जिस प्रकार से टोपी पहनकर का एक पहचान बन गई है कि गुंडा आ गया, गुंडा आ गया, आज ये सब चरित्रार्थ हो रहा है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से गुंडागर्दी का अंजाम ये लोग देते हैं और जिस प्रकार से समाजवादी नेताओं का इन लोगों को संरक्षण मिलता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी, और यही कारण है कि उस लाल टोपी की पहचान ही गुंडागर्दी की है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी जी ने कड़े आदेश दिए हैं, एनएसए तक लगाने के आदेश किए हैं और ये एक भी अपराधी बचने न पाएगा। उन सब का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार कर रही है। इसके साथ ही कुछ ऐसे पोस्टर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिनमें गौरव की फोटो अखिलेश यादव के साथ दिख रही है। गौरव के फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है। इसमें उसका नाम गौरव सोंगरा लिखा हुआ है। हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इस पेज पर गौरव के बायो में लिखा है प्रदेश विशेष आमंत्रित कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी छात्र सभा। ट्विटर पर भी लोग गौरव के सपा कनेक्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया है। इंडिया टुडे के अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश ने कहा, सरकार अपराधों को गंभीरता से नहीं ले रही है। सीएम बंगाल में घूम रहे हैं और यूपी में मर्डर हो रहे हैं। बीजेपी समाजवादी पार्टी के खिलाफ साजिश कर रही है और सोशल मीडिया पर पार्टी की छवि खराब कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने भी हाथरस मुद्दे पर एक वीडियो जारी किया और योगी सरकार पर हमला बोला। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चल रहा है, अपराधी राज चल रहा है, अपराधियों का बोलबाला है। यहाँ कोई किसी को भी ठोक सकता है, पुलिस का कोई खौफ नहीं, सरकार नाम की यहाँ कोई चीज है नहीं। हाथरस में एक बच्ची के साथ अन्याय होता है, छेड़खानी होती है और उसके पिताजी एफआईआर कराते हैं बच्ची के फादर, तो आरोपी बच्ची के फादर को गोली मार के हत्या कर देता है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की बातें करती है। आपके पास कुछ है नहीं, आप महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रहे हो, महिलाओं के न्याय नहीं दिला पा रहे हो, तो इधर उधर की बातें कर रहे हो। ये शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज नहीं रोक पा रही है। हाथरस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला है। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया, आदित्यनाथ ने कहा था कि सभी अपराधी प्रदेश छोड़ चुके हैं, तो क्या ये सरकार द्वारा पाले गए अपराधी हैं जो अपराध किए जा रहे हैं? बेटी को न्याय कौन देगा? हाथरस मुद्दे पर लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं, पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो ऐसी मांग कर रहे हैं। गौरव शर्मा के सपा कनेक्शन पर भी लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। बीजेपी जहां आरोप लगा रही है तो वहीं सपा पल्ला झाड़ रही है, यानी आरोप प्रत्यारोप की एक बेला चल रही है। एक पार्टी अभी सत्ता में है तो दूसरी पहले सत्ता में रह चुकी है। एक पार्टी के ऊपर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी पार्टी का कथित सदस्य इस केस में मुख्य आरोपी है। जाहिर है जिम्मेदारी दोनों ही पार्टियों पर है, इसलिए हम इन माननीय नेताओं से अपील करते हैं कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। इस केस के दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, न केवल हाथरस के इस पर्टिकुलर केस में अपनी जिम्मेदारी निभाएं, बल्कि ऐसे कदम उठाएं कि आगे इस तरह के मामले सामने न आए या इनकी संख्या कम से कम होती दिखे। इसी उम्मीद और अपील के साथ हम बढ़ते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, यानी सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश पर। कल यानी 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। इस बेंच की अगुवाई सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े कर रहे थे। यह मामला एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर लगे रेप के आरोपों से जुड़ा हुआ था।
इस केस में आरोपी को सेशंस कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था। इस पर आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। बारन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई बोबडे ने सुनवाई के दौरान आरोपी से पूछा, क्या तुम उससे यानी लड़की से शादी करोगे? इसके जवाब में आरोपी के वकील ने कहा, मुझे जवाब देने के लिए निर्देश लेने होंगे। फिर सीजेआई ने कहा, एक यंग लड़की को सिड्यूस और उसका रेप करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। तुम जानते हो कि तुम एक सरकारी कर्मचारी हो। हम तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं। हमें यह बताओ कि तुम करोगे या नहीं तो फिर तुम कहोगे कि हम तुम्हें उससे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। फिर छोटे से ब्रेक के बाद मामले पर दोबारा सुनवाई हुई। तब याचिकाकर्ता के वकील ने अपने मुवक्किल की तरफ से कहा, मैं उससे शादी करना चाहता था लेकिन उसने मना कर दिया। अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, ट्रायल चल रहा है और चार्जेस फ्रेम होने अभी बाकी हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से शादी के लिए मना करने के बाद भी कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और गिरफ्तारी से 4 हफ्तों के लिए अग्रिम सुरक्षा दे दी। साथ ही ये भी कहा कि इन 4 हफ्तों में वो सेशंस कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करे। ये याचिकाकर्ता यानी रेप का आरोपी महाराष्ट्र सरकार में कर्मचारी है, यानी सरकारी नौकरी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 23 बरस के इस आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उसे गिरफ्तारी से राहत दे दी जाए, क्योंकि राज्य के नियमों के मुताबिक चूंकि वो सरकारी कर्मचारी है तो ऐसे में 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने की वजह से उसे सस्पेंड किया जा सकता है। इसी अपील पर कोर्ट ने कहा था कि रेप के पहले सोचना चाहिए था कि तुम एक सरकारी कर्मचारी हो। सीजेआई के इस सवाल में कि क्या तुम उस लड़की से शादी करोगे, कुछ ऐसा जरूर है जो हैरान कर रहा है और यही वजह है कि यह सवाल अभी चर्चा में बना हुआ है। आगे बात करने से पहले इस मामले को ठीक से जान लेते हैं। बारन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक लड़के पर आरोप है कि जब कथित रेप पीड़िता 16 साल की थी तब आरोपी उसका पीछा करता था। जब वो स्कूल जाती तो उसके पीछे पीछे जाता। लड़की आरोपी की दूर की रिश्तेदार भी थी। एक दिन लड़की अपने घर पर अकेली थी, उसके परिवार वाले कहीं बाहर गए थे। तब आरोपी लड़का लड़की के घर में घुस गया, उसका मुंह दबाया, हाथ पैर बांधे और फिर रेप किया। फिर लड़की को धमकी दी कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए, नहीं तो वो उसके मुंह पर एसिड फेंक देगा। इसके बाद 10 से 12 बार उसने लड़की का रेप किया। इन सबसे परेशान होकर लड़की ने सुसाइड की कोशिश की, लेकिन उसकी मां ने उसे रोक लिया। लड़की ने मां को फिर तब सब कुछ बताया और दोनों थाने गए शिकायत दर्ज कराने, लेकिन आरोपी की मां ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया, इस वादे के साथ कि लड़की जब 18 की हो जाएगी तो उनका बेटा उससे शादी कर लेगा। लड़के की मां पर यह आरोप लगे हैं कि शिकायत करने से रोकने के बाद उन्होंने धोखे से लड़की की मां से साइन एक स्टैम्प पेपर में ले लिए, जिसमें यह लिखा था कि लड़का और लड़की के बीच अफेयर था और जो सेक्सुअल रिलेशन बने थे वो भी कंसेंट यानी सहमति के साथ बने थे। लड़की की मां को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वो पढ़ नहीं पाई कि उस पेपर पर क्या लिखा है। हालांकि जब लड़की बालिग हुई और उसके घर वालों ने आरोपी लड़के के साथ शादी की बात की तो लड़की की मां ने शादी करने से मना कर दिया। फिर लड़की ने लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 376 यानी रेप, सेक्शन 417 यानी चीटिंग, 506 यानी धमकी और पॉक्सो एक्ट की कुछ धाराओं के तहत एफआईआर हुई। पॉक्सो एक्ट यानी द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने अग्रिम जमानत याचिका डाली जलगांव के सेशंस कोर्ट में। 6 जनवरी 2020 को कोर्ट ने अग्रिम जमानत भी दे दी। इसके बाद विक्टिम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच के सामने सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। विक्टिम के वकील ने कहा कि ऐसा केस जिसमें अपराध पॉक्सो एक्ट के दायरे में आ रहा हो उसमें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने इस तर्क को माना और सेशंस कोर्ट के फैसले को नृशंस माना। हाई कोर्ट ने कहा सेशंस कोर्ट के जज ने जो आदेश दिया है वो इस गंभीर मुद्दे में उनकी संवेदनशीलता की कमी को दिखाता है। ये नोट करते हुए कि अपराध के दौरान विक्टिम नाबालिग थी और उसका कंसेंट महत्वहीन ही होता, उन्होंने यानी जज ने यह निष्कर्ष निकाला कि वो रिलेशन सहमति से बना हुआ था। ये कहते हुए हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। इसके बाद आरोपी लड़का पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, याचिका डाली। कहा एफआईआर में कहा गया है कि कथित घटना 2014-15 में हुई थी जब इन्फॉर्मेंट 9वीं में थी और ऐसा उसके साथ तब तक हुआ जब तक वो 12वीं में पहुंची। लेकिन इन्फॉर्मेंट ने तब किसी पुलिस थाने में शिकायत नहीं करवाई और ना ही अपने परिवार को इस बारे में बताया। लेकिन जब शादी के लिए मना कर दिया तब उसने अचानक से शिकायत करवा दी। तो ये हमने आपको इस मामले से जुड़ी सारी बातें बता दी। इसमें एक बात तो साफ समझ में आई है कि जब लड़की रेप का शिकार हुई तब वो नाबालिग थी और पॉक्सो एक्ट 2012 ये कहता है कि हमारे देश में सहमति से किए गए सेक्स की उम्र 18 साल है। इससे छोटे युवा अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में कंसेंट से भी शामिल होते हैं तो भी वो रेप के दायरे में आएगा। अब यहाँ 2 चीजें निकल कर आती हैं। पहली ये कि अगर ये सेक्स सहमति से हुआ भी था तब भी कानून उसे रेप ही मानता है। ऐसे में नाबालिग की कंसेंट के कोई मायने नहीं होते।
दूसरी बात ये कि अगर लड़का लड़की से शादी कर भी लेता है तो क्या ये रेप के आरोप से डील करने का सही तरीका है, खासकर तब जब आरोप गंभीर हो, यौन हिंसा के हो। ये आरोप सच है या नहीं, ये तो बात की बात है। हमारे गीत हमें जरूर बताते हैं कि 16 बरस की कुंवारी कलियों के साथ खेतों में जोराजोरी हो सकती है, मगर सच तो ये है कि 16 साल की लड़की का शरीर और दिमाग शादी के लिए तैयार नहीं होता। 18 की उम्र तक आते आते अगर वो बायोलॉजिकल तौर पर तैयार हो भी गई तो भी न उस वक्त उसे कोई अनुभव होता है, न दुनिया की समझ। कोर्ट ऐसा सवाल कैसे पूछ सकता है? क्या कोर्ट को मालूम नहीं कि शादी का मतलब महज सेक्स नहीं, कंपेनियनशिप होता है, दो लोगों का साथ होता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी कोर्ट ने रेप या यौन शोषण के मामले में इस तरह की हैरानी भरी बात कही हो या फिर फैसले दिए हो। बात उठी है तो कुछ पुराने उदाहरण आपको बताते हैं। पिछले साल अगस्त के महीने में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था। यौन शोषण के एक आरोपी को एक शर्त पर जमानत दे दी थी। शर्त यह थी कि आरोपी विक्टिम के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा। कोर्ट ने कहा था याचिकाकर्ता अपनी पत्नी के साथ शिकायतकर्ता के घर जाएगा राखी के साथ 3 अगस्त को 11 बजे। शिकायतकर्ता से अपील करेगा कि वो उसे राखी बांधे। इसके साथ वो वादा करेगा कि जिंदगी भर वो अपनी क्षमता के हिसाब से उसकी रक्षा करेगा। हालांकि इस आदेश के खिलाफ 9 महिला वकीलों, सोशल वर्कर्स और लॉ के टीचर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान नवंबर 2020 में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने हाईकोर्ट के फैसले को फिल्मी कह डाला था। अगला जो केस हम बताने वाले हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। फरवरी 2019 में कोर्ट ने मोलेस्टेशन के एक आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी थी, एक विचित्र सी शर्त के साथ। कहा था कि वो सरकारी स्कूल में 50 पौधे लगाएगा। इस तरह का एक मामला 2015 में भी सामने आया था। मद्रास हाई कोर्ट ने रेप के एक आरोपी की जमानत याचिका पर बड़ा अजीब सा निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जब आरोपी बेल पर बाहर जाए तो विक्टिम, जो कि एक माइनर थी, उससे मध्यस्थता करे। ये तो हमने कुछ हाई कोर्ट्स की टिप्पणियों पर बात की है। जिला और सेशंस कोर्ट की करेंगे तो हमें एक नया एपिसोड ही बनाना पड़ जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि रेप और यौन शोषण के मामले में उटपटांग टिप्पणियां केवल भारत में ही होती हो, विदेश में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। साउथ अमेरिका में एक देश है पेरू। यहाँ की एक कोर्ट ने नवंबर 2020 में एक रेप विक्टिम की अंडरवियर पर सवाल उठाए थे। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा था कि महिला रेप का शिकार नहीं हो सकती क्योंकि उसने लाल रंग की अंडरवियर पहनी थी, जो कि सेक्स का इरादा होने का सिग्नल देती। अब ऐसे में हम और क्या कहें? हम बस ये अपील कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को तथाकथित संस्कारों के बोझ के तले दबाकर उनसे इतने दूर ना हो जाएं कि वो बिना सोचे समझे, बिना जाने कम उम्र में अनसेफ सेक्स की राह चले जाएं। कि हम अपनी बेटियों को वर्जिनिटी के मिथक से इतना ना डरा दें कि किसी के साथ इंटीमेट होकर वो खुद को उस व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर पाएं। कि हम अपने बेटों को सेक्स जैसे सब्जेक्ट के बारे में इतना मूर्ख बना दें कि वो लड़की की उम्र जाने बिना उसके कंसेंट को वैलिड मान लें। उन्हें इतना मूर्ख ना बनाएं कि कंसेंट ना दे रही लड़की की ना को हाँ समझ लें। खैर, अब वक्त हो चला है हमारे जाने का। हमारा ये शो आपको कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं। हमें अपना फीडबैक दें, कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा अपने हाथों से आप खत भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। पता आपकी स्क्रीन पर है, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। देखते रहें ऑर्डिनरी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के बटन पर भी क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुक्रिया।